प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एग्जाम नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नवीन चौधरी और आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। कल के वीडियो लेसन में हमने सेल साइकिल के संदर्भ में बातें की थी, सेल साइकिल को समझा था। हम लगातार अपनी कक्षाओं में कोशिका के संदर्भ में बातें कर रहे हैं, कोशिका को समझ रहे हैं। कोशिका के ही अब अपन विभाजन के संदर्भ में बातचीत करेंगे। इससे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से मुझे लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी बहुत ही प्यार भरी बातें मेरे को कमेंट सेक्शन में मिल रही है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना समर्थन दे रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, आपका मैं बहुत आभारी हूं। मैं आज जिस विषय के संदर्भ में बातचीत करूंगा, जिस टॉपिक के संदर्भ में बातचीत करूंगा, वो टॉपिक है कोशिका विभाजन। सेल साइकिल के बाद हम कोशिका विभाजन के संदर्भ में बातचीत करेंगे। इससे पहले कि अपनी कक्षा स्टार्ट हो, अपनी क्लास स्टार्ट हो, आप इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ अभी इसी वक्त शेयर करें। मैं आप लोगों की विज्ञान विषय पढ़ाकर आपकी मदद करना चाहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस चैनल को अपने साथियों तक भेज के, इस चैनल को शेयर करके और लाइक करके आप मेरी मदद करें। आइए अपन बात करते हैं कोशिका विभाजन के संदर्भ में। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के संदर्भ में हम बात करेंगे। मैंने आपको परसों के वीडियो लेसन में भी बताया था और मैंने कल भी समझाया था और मैं आज आपको दोबारा से बता रहा हूं कि कोशिका सिद्धांत जब आया था, कोशिका सिद्धांत और कोशिका सिद्धांत जो है ये 1839 में दो वैज्ञानिक थे, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे और एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। ये दो वैज्ञानिक स्लाइडन और सवाल, ये दो वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत को लेकर के आए थे और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कोशिका की सभी बातों का वर्णन किया था। ये बातें 1839 की हैं, लेकिन इस कोशिका सिद्धांत में सन 1855 को, यानी कि 1855 ईस्वी को एक वैज्ञानिक थे, नाम था रुडोल्फ विरकोव। ये जो अपने विरकोव साहब थे, ये 1855 ईस्वी में आते हैं और 1855 ईस्वी में आकर के इन्होंने बताया कि ये जो कोशिका सिद्धांत है, इस कोशिका सिद्धांत में कमी है और इन्होंने उस कमी को उजागर करते हुए विरकोव साहब ने बताया कि ये कोशिका सिद्धांत नई कोशिका का जन्म कैसे होता है, ये कोशिका सिद्धांत नई कोशिका का जन्म कैसे होता है, इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया। ये बात किसने बताई? विरकोव साहब ने बताई। बहुत बार प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कोशिका सिद्धांत में क्या कमी रह गई थी और कोशिका सिद्धांत की कमी को दूर किसने किया था और कोशिका सिद्धांत का आधुनिकीकरण करता कौन था। आपको ऐसे प्रत्येक सवाल के अंदर एक ही जवाब देना है और वो जवाब है रुडोल्फ विरकोव साहब ने 1855 में ये सब बातें बताई। इन सब के बाद मैं आपसे बात करूं तो 1858 यानी कि इसके 3 वर्ष पश्चात 1858 में विरकोव साहब ने एक अपना शोध पत्र दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। नाम था ओमनियस सेलुला ई सेलुला। देखिए, लैटिन भाषा में एक शब्द है सेलुला और इस सेलुला शब्द जो है, इसी का ही अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण करके सेल बनाया गया और जो सेल था उस सेल को ही हिंदी भाषा में रूपांतरित करके कोशिका बनाया गया। इसलिए आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि विरकोव साहब ने कोशिका के संदर्भ में अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, अपना जो शोध पत्र प्रस्तुत किया, उनका नाम क्या था? ओमनियस सेलुला ई सेलुला उनका नाम था। 1858 में उन्होंने इसे प्रकाशित किया था। ठीक है, अब देखिए ये जो सिद्धांत, ये जो इन्होंने जो थ्योरी प्रकाशित करी, इस थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, उस बात के ऊपर अपन विचार करते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने इसके संदर्भ में समझाया, ये जो बात हमारे सामने लिखी हुई है कि नई कोशिका का जन्म कैसे होता है, इसी के बारे में इस कमी को दूर करते हुए विरकोव साहब ने समझाया कि ये जो नई कोशिका है, इस नई कोशिका का जन्म सदैव पूर्ववर्ती कोशिका से होता है।
पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न में सदैव वो आपको इस तरीके से पूरी लाइन लिखता है और फिर उसके बाद नीचे कूट वाले प्रश्न देता है। नीचे लिखता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखता है कि बिंदु नंबर 1 और 4 सही है। इस तरीके का आपसे सवाल पूछता है, वहां इस तरीके की बातें लिखता है कि रुडोल्फ विर्कोव ने कोशिका सिद्धांत की कमी को दूर करते हुए क्या क्या बातें बताई, या उन्होंने कौन से कथन दिए, या उन्होंने जो है किस तरीके की अवधारणाएं प्रस्तुत करी। इस प्रकार के प्रश्नों में वो आपसे इस तरीके के सवाल पूछता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत की कमी को उजागर करने वाली बात है कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म होता है। तो मैं ये लिख रहा हूं कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म होता है। नई कोशिका का जन्म होता है। नई कोशिका का जन्म होता है। अब देखिए साहब, अब विर्कोव साहब से जब सवाल किया गया कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म कैसे होता है, तो विर्कोव साहब ने समझाया कि पूर्ववर्ती कोशिका जो होती है उसी कोशिका का विभाजन हो जाता है, और विभाजन हो जाने से ही एक कोशिका से दो कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, और इस प्रकार जो है कोशिका का विभाजन होता है। प्यारे मित्रों, यही से कोशिका विभाजन शब्द जो है, इसके संदर्भ में यहीं से अलग अलग जो वैज्ञानिक थे वो शोध करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि यहीं से एक नया जो है टॉपिक वैज्ञानिकों के लिए एक नया बिंदु ने मिल गया था कि आखिर कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन में क्या होता है। क्योंकि विर्कोव साहब ने यहाँ सिर्फ इतनी बातें बताई थी कि एक कोशिका दो बराबर भागों में बढ़ जाती है और उसके बाद उसके अंदर विकास होता है, वृद्धि होती है। जो बातें हमने कल कोशिका चक्र में की थी, सेल साइकिल में हमने की थी, किस तरीके से ग्रोथ होता है, आगे क्या होता है, ये सारी बातें बताई गई। उसके संदर्भ में आज भी वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क जो है, विभिन्न अवधारणाएं आज भी आती रही हैं। और 1953 में तो हमने आपको बताया था, हार्वर्ड और पेल नाम के वैज्ञानिक ने भी कोशिका चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि बताइए द फादर ऑफ सेल डिवीजन किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन का पिता किसे कहते हैं। तो यहीं से यह अवधारणा प्रस्तुत हुई थी और इसी के संदर्भ में बातें की गई। तो ये जब सवाल आपसे पूछता है कि कोशिका विभाजन का पिता किसे कहते हैं, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए कि विर्कोव साहब को कोशिका विभाजन का पिता कहा जाता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए हम अगली बात करते हैं। इसके बाद यहीं से हम कोशिका विभाजन जो है इसके बारे में बातचीत करते हैं, आखिर कोशिका विभाजन क्या है। चलिए आइए हम बात करते हैं कोशिका विभाजन। देखिए भैया, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, 1, 2 और 3। 3 प्रकार में सबसे पहले विषय की मैं बात करूं तो सबसे पहला है असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा है समसूत्री कोशिका विभाजन। तीसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। सबसे पहला मैंने आपको बताया असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा मैंने बताया समसूत्री कोशिका विभाजन, और तीसरा मैंने आपको बताया है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इस बात को समझिए, बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो तीन जो नाम हमने लिखे हैं, इन्हें बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस नाम का ऑपरेशन करना है। इनके नाम का ऑपरेशन करते ही आंसर खुद ब खुद आपके पास आएगा। आप खुद चिल्ला करके बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने सबसे पहले असूत्री कोशिका विभाजन को पकड़ा। एक दिन ये मिला, मैंने पकड़ते ही इससे पूछा असूत्री कोशिका विभाजन को बता भाई तेरा मतलब क्या होता है। इसने मेरे को समझाया, गुरुजी आप मेरे नाम का ऑपरेशन कर लीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। आप देखिए मैंने किस तरीके से इसका ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करते ही इसने चिल्ला करके बताया कि गुरुजी मेरा मतलब क्या होता है। जैसे मैंने इससे पूछा, सबसे पहले ऐसे पूछा तो ए का मतलब इसने बताया असमान। क्या बताया? असमान। कि साहब ऐसे मेरा असमान बनेगा। मैंने कहा ठीक है, चल सूत्री का क्या मतलब होगा? बोले जी तो गुणसूत्र की बात हो रही है।
किसकी बात हो रही है? गुणसूत्र की बात हो रही है। मैं चलो कोई बात नहीं, अब इससे हम समझेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आएगा। फिर हमने समसूत्री कोशिका विभाजन को पकड़ा। अब समसूत्री कोशिका विभाजन को जैसे ही पकड़ा तो इसने बोला साहब मेरा तो नाम खुद ही बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसने कहा साहब सम से बनेगा समान और सूत्री से बन जाएगा गुणसूत्र। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से भी ये बात भी हमारे समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को पकड़ा। इसने कहा साहब हमारा तो ऑपरेशन का अर्थ ही निकालने की जरूरत नहीं है। अर्ध से क्या बनेगा? आधा होता है, अर्ध का मतलब आधा, और अर्ध और सूत्री का मतलब यहाँ होगा गुणसूत्र। क्या होगा? गुणसूत्र। आइए सारे विद्यार्थियों आपको समझाते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखिए भैया यहाँ पे इसके नाम के ऑपरेशन करते इसने बता दिया, चिल्ला चिल्ला करके बता दिया कि साहब असमान गुणसूत्र। इसका मतलब क्या निकला? यानी कि जब भी कभी कोशिका विभाजन होगा, एक कोशिका का विभाजन होगा, और एक कोशिका का विभाजन होने से जब दो कोशिकाएं हमें प्राप्त होंगी, तो ये जो कोशिका होती है इस कोशिका को कहते हैं मात्र कोशिका। इसको कहते हैं मात्र कोशिका। इसको पितृ कोशिका भी कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी भाषा में पेरेंट सेल भी कहा जाता है। पेरेंट सेल। अब ये जो पेरेंट सेल है, जो मात्र कोशिका है, जो पितृ कोशिका है, इसी से दो कोशिकाएं बनती हैं। विभाजन होने के पश्चात दो कोशिकाएं बनेंगी। जो दोनों जो कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाओं को संतति कोशिका कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है संतति कोशिका। और ये जो संतति कोशिका है, इस संतति कोशिका को अंग्रेजी भाषा में डॉटर सेल कहा जाता है। डॉटर सेल कहा जाता है, डॉटर सेल। अब देखिए भैया पुत्री कोशिका, मैं यहाँ लिख दूं, इन्हें पुत्री कोशिका कहा जाता है। आइए इस बात को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए भैया ये कहता है सबसे पहले कि ये जो मात्र और पितृ कोशिका है, पेरेंट सेल है, इसका विभाजन होने के पश्चात दो कोशिकाएं बनेंगी, और दोनों कोशिकाओं में उस कोशिकाओं को पुत्री कोशिका, संतति कोशिका या डॉटर सेल कहा जाएगा। आइए हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको समझाऊं कि ये जो मात्र कोशिका है, जो पितृ कोशिका है, इस कोशिका से जब संतति कोशिका बढ़ती है तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आता है, और इन्हीं गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे कोशिका विभाजन का नाम रखा गया। आइए हम इस बात को समझते हैं। देखिए असूत्री कोशिका विभाजन ने चिल्ला चिल्ला करके बताया कि जो मेरी पुत्री कोशिका होगी, जो मेरी डॉटर सेल होगी, उसमें गुणसूत्रों की संख्या मेरे समान नहीं रहेगी। यानी मेरे से कम रह सकती है, मेरे से ज्यादा भी रह सकती है। या ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर एक में गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा और दूसरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कम हो सकती है। यानी असमान गुणसूत्र की जो संतति कोशिका है, उस जो इनकी पुत्री कोशिका, उस पुत्री कोशिका में संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या में असमान प्रभाव से वितरण होगा, असमान वितरण होगा। इसी के आधार पे असूत्री कोशिका विभाजन इसका नाम रखा गया। समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा इसके बाद की बात है। आइए दूसरे की बात करते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन। प्यारे विद्यार्थियों, समसूत्री कोशिका विभाजन में इसने आपको बताया है कि समान गुणसूत्र, इसको समझिए कि समान गुणसूत्र, यानी ये कहता है कि जो पितृ कोशिका होगी, जो पेरेंट सेल होगी, उस पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल होंगी, उन दोनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपने पितृ कोशिका के समान होगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? समान गुणसूत्र। बिल्कुल नहीं सोचना है, 1000 बार को यह प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि बताइए कौन से कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पितृ कोशिका में मात्र कोशिका के बराबर होती है। बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल। ये खुद चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, ये आपको समझा रहा है कि भैया मेरे को पहचान ले, मेरे को देख ले, मेरे नाम में लिखा हुआ है समसूत्र, यानी कि मेरे नाम में लिखा हुआ है समान गुणसूत्र। इसको बिल्कुल इसकी शक्ल पहचान के उत्तर को ठोक दो, आपको उत्तर दुनिया की ताकत गलत नहीं कर सकती है। इसके बाद हम तीसरे विषय पे बात करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ये तो इससे भी थी, ये खुद ही करा, इसके अर्थ निकालने की जरूरत नहीं। या तो हमने सम का समान रखा, हमने ए का समान बना दिया। अरे भाई यहाँ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसने बोल दिया अर्धसूत्री, मतलब अर्ध मतलब अर्ध यानी आधे, और सूत्री मतलब गुणसूत्र। यहाँ ये चिल्ला चिल्ला के आपको एक बात समझा रहा है कि भैया यहाँ जो पुत्री कोशिकाएं होंगी, उन पुत्री कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की अथवा पितृ कोशिकाओं की अथवा पेरेंट सेल की
गुणसूत्रों की संख्या 1/2 अर्थात आदि रहेगी। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझा रहा, सारी बातें बताऊंगा, तीनों को खोल खोल के समझाऊंगा, प्रत्येक के पद आपको बताऊंगा। बिल्कुल आपको चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने आपको नाम बताए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नाम से पहचान कर लेनी है बस। यानी कि यहां से अगर सीधा सा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो सीधे सा प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल प्रश्न देखते ठोक देना है, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले असूत्री कोशिका विभाजन के संदर्भ में। आइए देखिए भैया, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर यहीं से आपको समझाते हैं। देखिए असूत्री कोशिका विभाजन, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि असूत्री कोशिका विभाजन को विशेष तौर पे कोशिका विभाजन का एक जो है प्रमुख पद नहीं माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर इस प्रकार का विभाजन होता है। लेकिन ये जो असूत्री कोशिका विभाजन है, इसमें जो कटी फटी कोशिकाएं होती हैं, कटी फटी कोशिकाएं, या फिर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर विच्छिन्न प्रकार की कोशिकाएं, एक ही बात है, मैं यहां बोल रहा हूं आपको कि विच्छिन्न प्रकार की कोशिकाएं, या फिर मैं आपको यहां बोलूं कि जो मरणासन कोशिकाएं होती हैं, मरणासन कोशिकाएं होती हैं, या जो वर्ध उत्तक होते हैं, इस प्रकार की जो कोशिकाएं या जो कोशिकाओं का समूह उत्तक के रूप में होता है, इन्हें इस प्रकार की कोशिकाओं में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। आपको बिल्कुल भी चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर कटी फटी कोशिकाएं, विच्छिन्न प्रकार की कोशिकाएं और मरणासन कोशिकाएं और वर्ध उत्तक जो होते हैं, इनके अंदर ही कोशिका का विभाजन होता है। ये कौन सा विभाजन होता है? असूत्री कोशिका विभाजन होता है। बिल्कुल यहीं से आपको देख लेना। अब देखिए, आपसे सवाल पूछेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे परीक्षा में सवाल क्या पूछेगा, उस बात को पकड़ना बहुत जरूरी है। आपसे परीक्षा में सवाल पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से, आपको 4 नाम दे देगा, उसमें आपको पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से इनमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है, या फिर उसके सवाल की प्रकृति को समझिए। वो आपसे दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि बताइए ये जो कोशिका विभाजन है, असूत्री कोशिका विभाजन, इस असूत्री कोशिका विभाजन जो है वो किन किन के अंदर होता है। आपको 3 ऑप्शन दे देगा, चौथे के अंदर दे देगा आपको उपरोक्त छवि, या फिर आपको 2 दे देगा, तीसरे में लिखेगा कि 1 और 2, और चौथे में लिख देगा नन ऑफ दीज। इस प्रकार के प्रश्न की प्रकृति को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक तो ये होता है अमीबा में, किसके अंदर होता है भाई? अमीबा के अंदर होता है। एक ये होता है प्रोटोजोआ में, किसमें होता है? प्रोटोजोआ में। किसमें होगा भैया? प्रोटोजोआ के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद में किसमें होता है? ये यीस्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर। उसके बाद में किसमें होगा? ये नील हरित शैवाल के अंदर होता है, नील हरित शैवाल। और ये इसके अलावा जीवाणु में भी इस प्रकार का ही कोशिका विभाजन होता है। देखिए भैया, इस बात को समझते हैं किस तरीके से आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछेगा कि अमीबा, प्रोटोजोआ, यीस्ट, नील हरित शैवाल और जीवाणु निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। आपसे इस प्रकार की बातें पूछेगा। आपका बिल्कुल एक ही आंसर होना चाहिए कि साहब इनके अंदर असूत्री कोशिका विभाजन होता है। कैसे याद रखें? सबसे बड़ा चैलेंज है, कैसे याद रखें? सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ लगाना है, जुगाड़ से आपको इसको समझना है। कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप विभिन्न प्रतिदिन जो आपके सामने जो अखबार आपके घरों में आते हैं, या समाचार पत्रों से जो आप समाचार चैनल है उनसे आप जो समाचार देखते हैं, उसके अंदर आपको कई दफा ऐसा समाचार लिखा मिलता है। उस समाचार में लिखा रहता है कि जो है फला थानाधिकारी ने बताया, या उस जगह के थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वहां 5 लोग जुआ खेल रहे हैं, या 6 लोग जुआ खेल रहे हैं, या वहां पर लड़ाई हो रही है, या लोग दारू पीकर, शराब पीकर उत्पात मचा रहे हैं। इस तरीके के समाचार मिलते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि 5 लोग जुआ खेल रहे हैं। आइए इसी सेंटेंस को पकड़ते हैं, इसी से इसका उत्तर निकालते हैं। आपको समाचार क्या मिला? समाचार ये था कि सूत्रों से खबर मिली है
कि, यहां तक ही पकड़िए, इसने बोला कि सूत्रों से खबर मिली है कि, यहां तक की लाइन को पकड़ लीजिए। अब प्रत्येक आदमी का कोई न कोई इष्ट देवता होता है, तो देखिए अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, किसी देवता के सामने खड़े होते हैं, उस देवता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि महाराज आप हमारे निजी इष्ट देवता है, ये हम आइए इसी को निकालते हैं। ये जो सूत्रों के हवाले से आपने लिखा था, इसे बढ़ा दो, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। अब आपके सामने जो बोर्ड पे जो सेंटेंस लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। आपके सामने बोर्ड पे सेंटेंस लिखा है कि सूत्रों से खबर मिली है कि आप हमारे निजी इष्ट देवता है। यहीं से निकालते हैं, इसका उत्तर बनाते हैं। देखिए आ से क्या बनेगा, अमीबा। क्या बनेगा भैया, अमीबा। पै से क्या बन जाएगा, प्रोटोजोआ। क्या बनेगा, प्रोटोजोआ। हमारे यहाँ साइलेंट हो गया। नी से क्या बनेगा, नील हरित शैवाल। जी से क्या बनेगा, जीवाणु। और इष्ट से क्या बन जाएगा, इष्ट। आपको बिल्कुल भी चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सवाल पूछे निम्नलिखित में से जीवाणु में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल चिंता फिक्र नहीं करनी है। आपके सामने आपका यह फॉर्मूला बिल्कुल 100% आपके दिमाग में इस उत्तर को हमेशा के लिए फिट कर देगा कि आप हमारे निजी इष्ट देवता हैं। आ से अमीबा, पै से प्रोटोजोआ, नी से नील हरित शैवाल, जी से जीवाणु और इष्ट से इष्ट। तो आपको बिल्कुल इन 5 नामों को याद रखना है, अमीबा, प्रोटोजोआ, इष्ट, नील हरित शैवाल और जीवाणु। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, असूत्री कोशिका विभाजन की बात मैं आपको बताऊं। असूत्री कोशिका विभाजन सदैव बाह्य बल अथवा बाह्य दबाव के कारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कि यह सदैव होता है बाह्य दबाव या बाह्य बल के कारण इस प्रकार का विभाजन होता है। समझिए कैसे होता है इस प्रकार का विभाजन। देखिए मान लीजिए ब्रेड जो होती है, ब्रेड में इष्ट लग गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि उसको दो ब्रेड है, हमने उसको क्या कर दिया कि धीरे से एक को उठा दिया। हिंदुस्तानी आदमी की आदत होती है, हिंदुस्तानी आदमी कभी भी किसी भी चीज को जो है वो खराब नहीं जाने देता, कभी भी खराब नहीं जाने देता। आपको मैं एक छोटी सी घटना बताऊं, क्या है कि देखिए हमारा हिंदुस्तानी आदमी इस तरीके की कलाकारी करता है। टूथब्रश होता है, टूथब्रश वो दांत साफ करने वाला, वो क्या करता है कि टूथब्रश जो होता है ना, उस टूथब्रश के जब तक उसके आगे वाले जो रेशे होते हैं ना फाइबर, वो जब तक उसके बिल्कुल घस नहीं जाते ना, तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और जब वो घिस जाते हैं, बिल्कुल घिस जाते हैं, उसके बाद वो एक चाकू को गर्म करता है और चाकू को गर्म करके और उस आगे वाले जो दांता वाला जो हिस्सा है ना, उसको पूरा का पूरा गर्म चाकू से काटता है। और काटने के बाद उसके पीछे के बचे हुए हिस्से से पायजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बनाता है। यानी हिंदुस्तानी आदमी जो होता है वो किसी भी चीज को खराब नहीं जाने देता। तो हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, अब फफूंद लग गई, अब जैसे फफूंद लग गई तो उसको क्या करेंगे, धीरे से ब्रेड को टुकड़े को निकालेंगे। अचार में लग गई तो अचार के धीरे से उसका एक पीस होता है, उस पीस को निकालेंगे, निकाल करके बाहर फेंक देंगे। क्यों बाहर फेंक देंगे, भाई बचे हुए को खा लेंगे। हिंदुस्तानी आदमी खराब नहीं जाने देगा, प्रकृति ऐसी है उसकी, ठीक है। अब क्या होगा साहब कि हम 1-2 दिन पश्चात दोबारा से देखते हैं, उसी अचार के डब्बे में वापस से फफूंद लगी हुई मिलती है, उसी ब्रेड के अंदर वापस से फफूंद लगी हुई मिलती है। आपने नीलहरित शैवाल देखे होंगे, नीलहरित शैवाल बिल्कुल एक लेयर के अंदर यूं एक लेयर के अंदर होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए, पता ही नहीं चला, कहीं इसमें कोई जोड़ होता ही नहीं है। लेकिन जब भी कोई पशु वहां पानी पीने के लिए आता है या किसी बाह्य दबाव से जैसे ही उसको उसके ऊपर से प्रेशर डाला जाता है, जैसे ही प्रेशर डालेंगे वो विभिन्न टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है। तो यानी क्योंकि अब जो वो बाह्य दबाव से टूटा है, अब जब बाह्य दबाव से उसमें विभाजन हुआ है तो इसी के कारण उसके अंदर जो है उसके वितरण में उसका वितरण असमान वितरण होता है। और असमान वितरण होने के कारण ही इसे असूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो आपके बिल्कुल यह बात दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल 100% आ जाना चाहिए कि असूत्री कोशिका विभाजन सदैव बाह्य दबाव और बल के कारण होता है। बिल्कुल आपको कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम जिस विषय पे बात करेंगे वो होगा समसूत्री कोशिका विभाजन। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.